अब देखो ध्यान से इधर, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोल रहा है कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन। मतलब इसको बोलते हैं एक एक्शन का रिएक्शन होना। यहाँ पे मान लो ये वेट है, ये मान लो बुक रखा हुआ है, इसका वेट है mg, नीचे में mg, तो इसको तो कुछ ना कुछ बैलेंस करेगा ना। तो इसका क्या है, एक नॉर्मल फोर्स, या इसको रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मल या रिएक्शन बात एक ही है। तो देखो यहाँ पे mg लगा तो एक फोर्स यहाँ पे, तभी तो स्टेबल है, बैलेंस होगा फोर्स तभी तो स्टेबल होगा, बैलेंसिंग फोर्स का होना चाहिए ना। तो जब ये बुक इस पे फोर्स लगाएगा तो ये टेबल भी तो एक तरह से इस पे फोर्स लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा तब स्टेबल रहते हैं। यहाँ पे R इज इक्वल टू एम जी है, एक तरह से देखा जाए तो R को N भी बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं, या रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि अप्लाइंग अ फोर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो यहाँ पे mg और r दोनों इक्वल है, लेकिन ये नीचे लगा तो नॉर्मल क्या है, ऊपर लगा है। तो वही बोल रहा है अप्लाइंग अ फोर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और एक फोर्स को हम अगर एक्शन बोलते हैं तो दूसरा उसका जो काउंटर फोर्स होगा उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलेंगे। बस यही दो टर्म होता है इसमें। न्यूटन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में तुम लोग जानते हो कुछ भी? अगर तुम लोग एनएलएम पढ़े होगे तो उसमें कुछ ना कुछ बताया होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि मान लो तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे गाड़ी चल रहा है, मान लो ये गाड़ी है, तुम यहाँ पे चल रहा है। अब तुमको बोला जाए तुम यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे हो, अब तुमसे बोला जाए कि तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये गाड़ी कैसे चल रहा है। तो ऑब्जर्वर जो होता है ना, देखो यहाँ पे अ फ्रेम इन विच ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एंड मेक हिज ऑब्जर्वेशन इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। अब देखो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे, इसमें क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट, या मूव भी कर रहा है तो उसके पास क्या है, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो है। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो होना। इसमें रेस्ट में होगा ऑब्जर्वर, या क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तभी तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू टी का इक्वेशन, यही ना हो गया, y इज इक्वल टू टी का इक्वेशन ही ना स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, dy बाई डी टी करोगे तो एक से तो वन आ जाएगा, लेकिन डबल डिफ्रेंशिएट करो तो जीरो आएगा कि नहीं, बोलो। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, यही सब ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो जीरो तो आना ही है, तो वही बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। बोलो ये पॉइंट समझ में आया स्ट्रेट लाइन का, ये भी साथ में लिखो, अगर तुम लोग को जैसे भी लैंग्वेज में लिखना है लिख लो। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे, अगर रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या एक्सेलरेशन जिसका जीरो होगा, ये भी बोल सकती हो। वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होना चाहिए, या एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, या स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए। देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे, इसमें क्या होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है या रेस्ट में होता है, ठीक है। लिख भी लो साथ में, देखो नोट्स बनाओ, नोट्स मेरा बहुत शॉर्ट होगा, तुम लोग को शॉर्ट ही बता रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लार्ज फोर्स है, वर्क ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे कर रहा है कितना वक्त के लिए, वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। तो यहाँ पे इसी वजह से लिखा हुआ है कि आई एफ डी टी लिखा हुआ है यहाँ पे,
और यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया है T1 टू T2। ठीक है, इसी को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। अब इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मान लो F तुम्हारा फोर्स है, यहाँ पे मान लो क्या है तुम्हारा बैट है, यहाँ पे बैट है, यहाँ से बॉल टकरा रहा है, यहाँ से बॉल फेंका जा रहा है, बॉल फेंका जा रहा है, इससे टकराएगा फिर वापस इधर ही जाएगा, इससे टकराया आकर और फिर वापस इधर गया। देखो तो यहाँ पे जो टक्कर हुआ है यहाँ पे, ये कितना सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड से भी कम हुआ होगा, बहुत कम वहां पे टाइम लगा होगा। तो वही यहाँ पे जो फोर्स है और जो कम टाइम है उसका मल्टीप्लीकेशन तुमको इंपल्स देता है। निकालो, बताओ डायमेंशन क्या होगा इंपल्स फोर्स का। क्या होता है फोर्स के लिए, क्या होता है मेरा फोर्स के लिए ml t-2 होता है, और यहाँ पे dt का भी तो डायमेंशन t ही है, तो यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा ml t-1 हो जाएगा। ठीक है, ml t-1 हो जाएगा डायमेंशन। वही तुमसे पूछा जाए इसका यूनिट क्या है, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। क्या न्यूटन सेकेंड यूनिट हो जाएगा इसका। ठीक है, न्यूटन इसके लिए और सेकेंड इसके लिए। और ये याद रखना है कि इंपल्सिव जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसी वजह से यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। और ये किस डायरेक्शन में होगा, जहां फोर्स होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इंपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 या P2 माइनस P1, मतलब यहाँ पे क्या है, मोमेंटम का चेंज इन इंपल्स को हम लोग चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सब एक ही बात है। इसको लिखो चेंज इन मोमेंटम। क्यों, क्योंकि देखो ना एफ डी पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, T1 T2, यहाँ पे एफ डी टी को हम क्या लिख सकते हैं बोलो। डीपी बराबर मेरा क्या होता था, P बराबर एम बी होता था क्या, डीपी बराबर क्या हो जाएगा, डीपी बराबर डी एम पी बाई dt हो जाएगा ना, dp बाई dt। बोलो डिफ्रेंशिएट करेंगे p को t के रिस्पेक्ट में तो ये लिख सकते हैं, अब m कॉमन करेंगे और dv बाई dt, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए लिख सकते हैं, इसको f लिख सकते हैं क्या, सोचो ma को f लिख सकते हैं। अब dp बाई dt मेरा क्या आ गया, f आ गया ना, तो dp को हम क्या लिख सकते हैं, f इंटू dt लिख सकते हैं क्या। देखो तो यही तो लिखा हुआ है dp, dp का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, वही तो लिख दिए। बोलो, तुमको अगर इसका ग्राफ पूछा जाए कि फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसका इंपल्स निकालना है, तो इसका कैसे निकलेगा, इसका बताओ फर्स्ट के लिए। पहले क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है ना, तो इसका एरिया निकाल दोगे, ये ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, बताओ कोई, हाफ एफ टी। सही है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, इम्पल्स यहाँ पे होगा, इम्पल्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन वहां पे कर रहे थे, तो यहाँ भी वही चीज है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट h, तो हाफ की जगह हाफ रहेगा और बेस की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और h की जगह क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, तो एफ टी बाई 2 हो जाएगा इसका इम्पल्स। एरिया दिया होगा अगर f और t में, तो सिंपल है एफ टी ग्राफ के लिए, मतलब एरिया निकाल देंगे तो तुम्हारा इम्पल्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ये एरिया तो निकालना मुश्किल है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, f का फंक्शन दिया होगा dt में, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा,
T1 से T2 तक, तो ये भी इम्पल्स दे देगा तुम्हारा। अब जो भी इक्वेशन दिया होगा f का तो सॉल्व कर लेंगे, f रख देंगे वहां पे और t के फॉर्म में ही ना f दिया रहेगा, तो इंटीग्रेशन कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ का इम्पल्स दिया हुआ है, देखो ना f में फैला हुआ है, तो ये f ही का ना फंक्शन होगा t के टर्म में, तो f लिख दिए। और किसके रिस्पेक्ट में करना है, इधर वाला क्या है t है ना, तो dt यहाँ पे। और कहां से कहां तक एक एरिया चाहिए, T1 से T2 तक ना, तो T1 से T2 तक। अब f जो दिया रहेगा वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, अभी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। मतलब एरिया निकालना, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया निकालना, ठीक है, समझ में आ गया अब। चलो ये अब करो क्वेश्चन, इंपल्सिव फोर्स निकालना है यहाँ पे। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एस स्क्वायर भी होगा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे सेकेंड कितना सेकेंड है, 0.1 सेकेंड। यहाँ पे जहां ये चीज दिखाई दे कि बहुत कम सेकेंड है, तो वहां पे इंपल्सिव फोर्स ही निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोग देख कर समझ जाओगे क्या निकालना है, नहीं भी दिया रहता डायरेक्ट बोलता फोर्स निकालने के लिए, फिर भी तुम इंपल्सिव फोर्स निकालते, क्योंकि टाइम वहां पे बहुत कम दिया हुआ है, वेरी स्मॉल टाइम के लिए इंपल्सिव फोर्स ही निकलता है। अगर तुम डीपीपी पूरा करती चली जाओगी ना तुम लोग को खुद यकीन नहीं होगा, देखना तुम लोग 6-7 महीना के बाद फिजिक्स इतना अच्छा हो जाएगा, तुम लोग कोई भी क्वेश्चन कर दोगी, उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन करोगी तब रेगुलर, नहीं करोगी तो तुम लोग जानो। अब पूछेंगे नहीं आएगा तो हम भी मन से नहीं पढ़ाएंगे, जैसे तैसे समझाएंगे। इंटीग्रेशन हम करना होता है, मान लो तुमको ऐसा दिया रहेगा, कोई फंक्शन है ऐसा एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे मान लो वाई और एक्स का टर्म है, तो यहाँ पे मान लो कोई भी फंक्शन दिया हुआ है वाई, तो यहाँ पे क्या ये वाई दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे वाई इंटू डी एक्स के फॉर्म में करेंगे। और इंटीग्रेशन मान लो यहाँ पे बोल रहा है x1 है और यहाँ पे x2 है, ये वाला वैल्यू x2 है और ये x का फंक्शन दिया है, तो यहाँ से अगर इंटीग्रेशन करना होता है, इसका एरिया निकालना होता है हमको, तो क्या करते हैं, ये x1 यहाँ पे लोअर लिमिट में पुट करते हैं और अपर लिमिट में x2 पुट कर देते हैं, और यहाँ पे एरिया निकल जाता है इसका, या इंटीग्रेशन में हो जाता है, ठीक है। वही काम कर रहा है ये सबसे पहले यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स के लिए क्या करोगे, I इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी होता है ना, एफ इंटू डी टी होता है। तो टाइम तुम्हारे पास dt तो बहुत छोटा है, दे चुका है, dt क्या है तुम्हारा 0.1 सेकेंड है, दिया है। अब फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स तो कांस्टेंट में दिया है, तो इंटीग्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 1000, तब तो केजी में आएगा। और इंटू ये तो एसआई यूनिट में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एसआई यूनिट में लिखो, यहाँ से 2 जीरो गया और यहाँ से 5 और यहाँ से 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या है 0.1 है कि नहीं, तो ये क्या होता है 0.3 सेकेंड न्यूटन सेकेंड। तो सी ऑप्शन हो गया तुम्हारा, हुआ या नहीं, सबको समझ में आ रहा है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन हो जाएगा, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 डाइन चाहिए ना, 1 डाइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डाइन इज इक्वल टू
10⁻⁵ न्यूटन हो जाएगा, उलट दो इसको। अब जब 20 डाइन दिया है तो न्यूटन में चेंज करो, 50 इंटू डाइन इसको कर दो, यहाँ पे 50 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन लिख दो। अब यहां से कर लो 5 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -4 कर लो न्यूटन, यहाँ का 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम्हारे पास फोर्स दे दिया है और मास दिया हुआ है और इंटरवल क्या दिया है इसमें, 3 सेकेंड दिया हुआ है, तो इम्पल्स निकाल दो। 15 आएगा, 15 इंटू क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स चाहिए ना, तो इंटरवल, तो इसका इंटरवल देने का मतलब है dt का वैल्यू दे चुका है, dt इज इक्वल टू 3 दिया है, f डॉट dt। अब dt दे चुका है तो इंटीग्रेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं है, और f तो तुम्हारा फिक्स दे चुका है ना, फिक्स क्या है 5 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ पे क्या दिया है, dt का वैल्यू 3 दे दिया, तो यहाँ से 15 इंटू 10⁻⁴, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 15 इंटू 10⁻³ लिखो, क्योंकि -3 में दिया है तो एक नीचे में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3। सिंपल तो है, आ गया समझ, ध्यान से समझो। ये क्या है, तुम्हारा फोर्स और टाइम ग्राफ है, फोर्स और टाइम ग्राफ, तो इसी से तो इंपल्स निकलता है, मोमेंटम एक्वायर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम इंटरवल। तो मोमेंटम एक्वायर्ड बाय टाइम इंटरवल मतलब मोमेंटम का चेंज पूछ रहा है, मतलब डीपी पूछ रहा है, यही ना, मोमेंटम का चेंज पूछ रहा है, यही ना है। तो डीपी मेरा क्या इम्पल्स है कि नहीं, इंटरवल में पूछा है कि 0 से 8 के बीच में डीपी पूछा है, मतलब पूछ रहा है कि मान लो P2 माइनस P1 पूछा है, तो यही तो इम्पल्स होता है। अब सोचो इम्पल्स होता है तो फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं। अब देखो इस चीज को देखो, यहाँ से -2 और 2 है, अब ये सोचो ये वाला ग्राफ निकालोगे तो क्या आएगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू, मान लो A1 आएगा, A आएगा, मान लो A आ रहा है, तो ये वैल्यू देखो वही चीज का आधा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a/2 आ जाएगा, आधा है तो, और ये -a/2 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ेंगे, एरिया निकालना है, टोटल एरिया क्या हो जाएगा मेरा, टोटल एरिया यहाँ पे क्या देगा, इम्पल्स देगा या तुम्हारा डीपी देगा, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ए प्लस -a/2 -a/2, तो जोड़ने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पे इम्पल्स 0 आ रहा है। समझ में आया।